नमस्कार। शाम के 5 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाफ खान। शुरुआत इस शो की 4 बड़ी खबरों से करेंगे। हमारे साथ होंगे आशीष सिंह। आशीष हमें बताएंगे कांग्रेस की बैठक में सोनिया का मोदी सरकार पर हमला, बीजेपी बोली अपनी नाकामी छिपा रही हैं सोनिया गांधी। हमारे साथ होंगे प्रकाश कुमार। प्रकाश हमें बताएंगे जीतन राम मांझी ने आज फिर बोला रामविलास पासवान पर हमला, कहा भाई भतीजावाद छोड़ें, उनको जितनी सीट मिलेगी उससे ज्यादा मांगेंगे। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। गणेश हमें बताएंगे शीना मर्डर केस की जांच के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए राकेश मारिया प्रमोशन देकर बनाए गए होमगार्ड के डीजी। और हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश हमें बताएंगे गुजरात सरकार के गौमांस नहीं खाने वाले विज्ञापन पर विवाद, कुरान का हवाला देकर गौमांस खाने को गलत बताया, मुस्लिम संगठनों का विरोध। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को प्रमोशन देकर कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। राकेश मारिया को ऐसे वक्त में हटाया है जब वो मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की जांच खुद कर रहे थे। राकेश मारिया पिछले कई हफ्ते से शीना बोरा मर्डर केस की जांच कर रही टीम की अगुवाई कर रहे थे। वो देर रात तक पुलिस स्टेशन में रुककर इस मामले के आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके इस तरह इस केस में दिलचस्पी लेने से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी खुश नहीं थे और सीएम ने इशारा देते हुए कह दिया था कि पुलिस और मामलों की तरफ भी ध्यान दे। मारिया का प्रमोशन इसी महीने की 30 तारीख को होना था, लेकिन ज्यादा जोश दिखाना उन्हें महंगा पड़ गया और उन्हें 22 दिन पहले ही डीजी होमगार्ड बनाकर कमिश्नर पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब अहमद जावेद मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। राकेश मारिया को वक्त से पहले प्रमोशन देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शीना बोरा मर्डर केस में ज्यादा जोश दिखाने को लेकर क्या उन्हें हटाया गया है या फिर कोई और वजह थी। और शरद पवार और पीटर मुखर्जी का करीबी राकेश मारिया को बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिस तरीके से पद से हटाया गया है राकेश मारिया को, भले ही प्रमोशन उनका किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। तो शरद पवार और पीटर मुखर्जी का करीबी बताया जा रहा है राकेश मारिया को। शीना बोरा हत्याकांड, इस मामले में खुद जांच अपने हाथ में राकेश मारिया ने ली हुई थी और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से जांच खुद अपने हाथ में लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे थे राकेश मारिया, यही शायद राकेश मारिया के खिलाफ बात गई और राकेश मारिया को हटा दिया गया। तो बड़ा सवाल ये कि आखिरकार राकेश मारिया को क्यों हटाया गया। प्रमोशन देकर डीजी होमगार्ड जरूर बनाया गया राकेश मारिया को, लेकिन सवाल बरकरार राकेश मारिया को पद से क्यों हटाया गया। क्या पीटर मुखर्जी के करीबी होने की वजह से हटाया गया है राकेश मारिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है, डीजी होमगार्ड बना दिया गया उनका। प्रमोशन जरूर हुआ है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिरकार क्यों हटाया गया मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से राकेश मारिया को। शरद पवार के भी करीबी राकेश मारिया माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या किसी के करीबी होने की वजह से राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया है। क्यों हटाया गया राकेश मारिया को, यह बड़ा सवाल। त्योहारों के मौसम में नहीं हटाना चाहती थी सरकार, त्योहारों के मौसम में सरकार नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन फिर भी हटाया गया राकेश मारिया को। शरद पवार के करीबी होने की वजह से क्या हटाया गया राकेश मारिया को, पीटर मुखर्जी के करीबी होने की वजह से क्या हटाया गया राकेश मारिया को, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का फिलहाल इंतजार है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी, कहा हवाबाजी निकले मोदी के वादे। जमीन बिल पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने सरकार को झुकाया। The credit for this goes to every worker of the Congress Party who, under Rahul's active guidance, carried out a sustained agitation. Similar campaigns will now need to be mounted against the assault on tribal welfare, women and child welfare, on labor laws, on laws
that protect the environment and forests, on RTI, and on our flagship initiatives like the Mahatma Gandhi Narega, which are being systematically undermined. It has become painfully clear that most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than havabazi. सोनिया ने यह भी कहा कि देश में प्रगतिशील लेखकों और विचारकों की हत्या हो रही है और मीडिया को नोटिस और दूसरे दमनकारी तरीकों से डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की रक्षा, विदेश और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों पर उठाए सवाल। मोदी सरकार की कमान आरएसएस के हाथ में है, इसका भी लगाया आरोप। The economy is on a downward slide, while prices continue on their unrelenting rise. As for promises such as the creation of jobs or slogans such as Make in India, the less said about them, the better. The security situation in our neighborhood has deteriorated considerably. Our jawans, our civilians are being increasingly targeted. Instead of a coherent policy on Pakistan, this government can't seem to make up its mind on what it should do. सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाने पर खास जोर है। सोनिया गांधी के बीजेपी पर हमले को लेकर स्मृति ईरानी ने किया है पलटवार। स्मृति ईरानी ने कहा है कि सोनिया गांधी अपनी नाकामी छिपा रही हैं। अपनी विफल नीति, विफल संगठन के नेतृत्व की खामियों को छुपाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का सहारा लिया। उन्होंने ये आरोप मढ़ा कि ये सरकार धरातल पर परिवर्तन नहीं ला रही। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जिनकी हाथ की सफाई से देश की तिजोरी खाली हुई, आज वो प्रहार करते हैं उन पर जिनके नेतृत्व में देश एक बार फिर विकास की राह पर चल चुका है। कांग्रेस की आज की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था और सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ हवाबाजी करते हैं और आज तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को दी ज्यादा जोखिम उठाकर निवेश करने की सलाह, रोजगार बढ़ाने और नई तकनीक पर जोर देने को भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अहम बैठक में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और देश के बड़े उद्योगपतियों समेत 40 लोग मौजूद रहे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था उसमें गति लाने की आवश्यकता है। जहां तक जॉब क्रिएशन का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी ने इसका काफी लंबे तरीके से जिक्र किया, पार्टिसिपेंट्स ने भी किया। प्रधानमंत्री जी ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और एमएसएमई है कि बहुत बड़ा योगदान इनकी सहायता करे बैंकिंग सिस्टम और रोजगार क्रिएट करने का ऐसे माहौल में इसमें क्षमता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को नीचे से उसके बेस को बढ़ाता है। इस अहम बैठक में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, साइरस मिस्त्री और सुनील मित्तल जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ ही नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में शामिल उद्योगपतियों ने सरकार से ब्याज दरें घटाने और बिजनेस के लिए बेहतर माहौल बनाने की मांग की है। जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बीच सीटों को लेकर तनातनी को देखते हुए बिहार बीजेपी ने कहा, एनडीए में नहीं है प्रेशर पॉलिटिक्स, मिल बैठकर सुलझा लेंगे सीटों के मुद्दे को। बीजेपी और जीतन राम मांझी के हम के बीच में सब ठीक है? बिल्कुल, क्या दिक्कत है? दोनों एक साथ कार्यक्रम में जा रहे हैं। बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम आराम से अभी ओपन माइंड, हम जब साथ में बैठेंगे तो उसमें हम तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने
दोनों मिलकर बीजेपी से जितनी सीटें मांगी हैं उन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि एनडीए में किसी को जहर पीकर समझौता नहीं करना पड़ेगा। बिहार में एनडीए के साझेदारों के बीच टकराव बढ़ा। मांझी ने पासवान के खिलाफ आवाज उठाई, रामविलास पासवान से ज्यादा सीटों की मांग की। जिस जीतन राम मांझी को बीजेपी अपने साथ कर खुश हो रही थी, वही मांझी अब एनडीए में शामिल दूसरे दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मांझी ने पासवान को अपने भाई और बेटों से मोह से बाहर आने को कहा। हमारा 13 सीट पर जो सीटिंग है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमने ये कहा कि उनको विधानसभा में 0 एब्सेंट है, हमारा है 13। अगर 25 सीट उनको मिलती है तो हमको कितना मिलना चाहिए, ये राजद के लोग या हमारे भाजपा के लोग समझें। मांझी ने नीतीश के राज में कानून व्यवस्था खत्म होने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि जहानाबाद में दलित लड़कियों का रेप हुआ और राज्य सरकार खामोश रही। मांझी ने केंद्र सरकार को दखल देने के लिए भी कहा। रामविलास पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले जीतन राम मांझी पर एलजेपी के नेता और पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा, समझ से परे है मांझी की नाराजगी। हमारे प्रदेश के बहुत सम्मानित नेताओं में से एक है, मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, इसीलिए उनकी कही हुई किसी भी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने सारी बातें कही। दरअसल मांझी के साथ जो विधायक हैं उनमें से कुछ कभी एलजेपी में थे। पासवान की पार्टी की मांग है कि उनकी पार्टी के साथ धोखा करने वाले इन विधायकों को टिकट न दिया जाए। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है और अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि वहां पर जो चुनाव है वो कैसा होता है, आखिर महागठबंधन का भविष्य कैसा रहेगा। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदन के नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। आप महागठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं इस चुनाव में? नीतीश भी कहीं न कहीं दोनों का कमजोरी है, कहीं न कहीं जाकर के मिल जाए, इसलिए हम लोग सावधान हो रहे हैं। ये लोग किसी को कुछ करना नहीं चाहता है, पब्लिक को ठगना चाहता है। दोनों एक ही क्या कहते हैं, डीएनए से वाबिस्ता है। मुसलमानों का तो वोट मिलेगा उनको। लालू यादव तो कह रहे हैं कि कम से कम सांप्रदायिकता के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। तो सांप्रदायिक तो नीतीश भी है और सब सांप्रदायिक है, नीतीश सांप्रदायिक नहीं है। बिहार में एनडीए में भी विवाद चल रहा है। आगे बात करते हैं गौमांस पर गुजरात सरकार के एक विज्ञापन पर हो गया है विवाद। गुजरात सरकार के एक विज्ञापन पर विवाद हो गया है। इस विज्ञापन में कुरान का हवाला देकर ये कहा गया है कि गाय का मांस सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता है। यह विज्ञापन गुजरात सरकार के गौ सेवा और गौचर विकास बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसको लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर दावा किया है कि कुरान के मुताबिक गौमांस सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। इस होर्डिंग में आनंदीबेन पटेल और इस्लामिक प्रतीक चांद भी दिखाया गया है। सरकार के इस विज्ञापन में संदेश दिया गया है कि दूध, घी और बटर सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जबकि मांस कई बीमारियों की वजह है। जो उनका हदीस है, तो हदीस में ऐसा माना जाता है कि गाय का मांस खाने से बीमारी आती है और गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसा स्पष्ट लिखा है कि किसी की श्रद्धा या किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ऐसा काम करने से खुदा राजी नहीं होता। मुस्लिम संगठनों ने गुजरात सरकार के इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने भी गुजरात सरकार के विज्ञापन पर विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ये तय करने का अधिकार नहीं होता कि कौन क्या खाए क्या न खाए। क्या खाना या नहीं खाना ये व्यक्ति के अपनी पर्सनल चॉइस पे निर्भर करता है। हम ये नहीं कहते कि बीफ खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए या शाकाहारी होना चाहिए। सवाल ये है कि सरकार क्या हर चीज़ में दखल अंदाजी करेगी? क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं पहनूंगा, कब मैं चलूंगा, कब मैं बोलूंगा? यही हिटलर शाही का प्रतीक है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में पोस्टर लगाए हैं जिसमें कुरान का हवाला देते हुए कहा गया है कि गाय का मांस खाना सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता। गुजरात सरकार के विज्ञापन को लेकर
मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि राज्य सरकारों को इस तरह के आदेश जारी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हर कौम को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचे। दूसरों की आस्था का प्रति दूसरे लोग उसको गाय को अपनी आस्था से जोड़ के देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी आस्था है उसके साथ तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम लोग और बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार आदेश न करे, बल्कि समाज, सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी आपस की एक दूसरे से मेलजोल करके सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं, न कि सरकार आदेश करे। मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये भी कहना है कि इस तरह के मामलों को पहले भी मिल बैठकर सुलझाया गया है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। मुंबई में पर्यूषण के काल में दरअसल 4 दिन मांस बेचने पर बंदी होती है, उसे बढ़ाकर 9 दिन करने की मांग रख रहे हैं नगर सेवक दिलीप पटेल, जो कि बीजेपी के आई। उनसे जानते हैं कि आपकी मांग 9 दिनों की है, लेकिन पहले ही अभी बीएमसी ने 4 दिनों की आपको परमिशन दी है, इसके बावजूद ये 9 दिन की मांग क्यों? मांग मेरी 9 दिन की इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 9 दिन अगर मांसाहार छोड़ देंगे तो उससे कुछ शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं होने वाली है, और एक विशिष्ट कम्युनिटी का इसके साथ धार्मिक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो हिंदुस्तान की बहुत सारी महानगर पालिका ने ठराव पारित करके 9 दिन की मांस बिक्री पर बंदी लगा दी है, तो मुंबई महानगर पालिका ने भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एफटीआई पुणे को बंद करने की मांग की। कहा गजेंद्र चौहान का विरोध करने वाले नक्सली हैं और नक्सलियों ने एफटीआई को अपना अड्डा बना लिया है। इसमें ऐसा ही है कि वो तो नक्सलाइट लोग हैं, उनको तो निकाल देना चाहिए एफटीआई से, और हम लोग थोड़ा इतना ढील देना अनावश्यक है। ये लोग कभी कोई भी समझौता के लिए वो तो चुप नहीं रहेंगे, एक बार थोड़ा मिल जाएगा तो फिर उनको और उत्साह मिलेगी। एफटीआई को बंद कर देना चाहिए यदि काम नहीं चल सकता, नहीं तो जो पढ़ने चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। एफटीआई के छात्र और कई शिक्षक नए चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर करीब 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दालों के आयात के मुद्दे पर केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय आमने सामने। कृषि मंत्रालय दालों पर लगाना चाहता है 10% इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन खाद्य मंत्रालय कीमतों पर काबू पाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के है खिलाफ। दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए उनके इंपोर्ट पर फिलहाल कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं वसूली जा रही है। ये छूट फिलहाल 30 सितंबर तक ही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खाद्य मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय इस छूट को 30 सितंबर के बाद भी जारी रखना चाहता है। इसके लिए उसने कैबिनेट का प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक कृषि मंत्रालय दालों के आयात पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगवाना चाहता है। पिछले 1 साल के दौरान देश में दालों का उत्पादन तेजी से घटने की वजह से आयात पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि पिछले 1 साल में दालों का आयात करीब 1.5 गुना बढ़ा है। दालों पर जारी इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद देश में दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी में ये छूट अगर खत्म कर दी गई तो कीमतें क्या और नहीं बढ़ जाएंगी? शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया गिद्दा डांस। स्मृति ईरानी सोमवार को पंजाब के बठिंडा में मौजूद कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर के गांव बादल पहुंची थी। ये तस्वीरें केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और हरसिमरत कौर की हैं। हरसिमरत कौर ने स्मृति ईरानी के स्वागत के लिए यहाँ के दशमेश कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा था। छात्राएं मंच पर गिद्दा कर रही थी तो स्मृति ईरानी और हरसिमरत भी पहुंच गई मंच पर और फिर दोनों गिद्दा की धुन पर खूब थिरकी। इंदौर में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी की। महिला की मां ने कहा ससुराल वालों के साथ चल रहे कलह के चलते परेशान थी उनकी बेटी। इंदौर के लक्ष्मीनगर इलाके के एक घर में श्रद्धा नाम की महिला ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने 3 साल के बेटे और 1 साल की बेटी की हत्या भी कर दी। दोनों मासूम बच्चे के शव कमरे में पलंग पर पड़े मिले। श्रद्धा का पति 2 दिनों से घर नहीं आ रहा था
मकान मालिक जब उसके पति के बारे में सुबह पूछने पहुंचा तो उसने तीनों के शव देखे। श्रद्धा की मां का आरोप है कि उसका दामाद अक्सर पैसे की मांग करता था। इसी तनाव की वजह से उसकी बेटी ने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस पारिवारिक कलह को लेकर इस केस की जांच कर रही है। श्रद्धा के पति की पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि बदमाशों को अब पुलिस का खौफ भी नहीं रह गया है। आज दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर बदमाशों ने हमला कर दिया। यही वो स्विफ्ट कार है जिसे दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल चंद्रपाल इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि आज सुबह जब वो कार में बैठ ही रहा था तभी मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उस पर कई राउंड फायर कर दिए। चंद्रपाल की किस्मत अच्छी रही कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, केवल उसके कंधे में एक बुलेट इंजरी आई है। चंद्रपाल का इलाज कराया जा रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस इस बारे में पता लगा रही है कि हमलावर कौन थे और हमला क्यों किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे प्रॉपर्टी विवाद है, लेकिन बदमाशों की ये हरकत बताती है कि दिल्ली में उनके हौसले कितने बुलंद हैं। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने एक बंगला खरीदने के लिए लगाई 425 करोड़ रुपए की बोली। 30,000 वर्ग फीट में बना हुआ है ये बंगला। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के पौष मालाबार हिल इलाके के इस आलीशान बंगले की सबसे बड़ी बोली बिरला ग्रुप के उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने लगाई है। सूत्रों के मुताबिक जटिया हाउस नाम के इस बंगले में 4 खरीदार दिलचस्पी ले रहे थे। इनमें मुंबई के 2 और दिल्ली के 1 उद्योगपतियों के अलावा एक बिल्डर शामिल हैं। 1950 में बना जटिया हाउस पद्ममजी पल्प एंड पेपर मिल्स के मालिक अरुण और श्याम जटिया की मिल्कियत है। स्पेन में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में कई गाड़ियां बह गई हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। सैलाब में बहती ये गाड़ियों की तस्वीरें दक्षिणी स्पेन शहर आदा की हैं। खिलौने की तरह मिनी ट्रक से लेकर कार पानी की तेज बहाव में बह गई। स्पेन में तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के चलते दक्षिणी स्पेन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से ट्रेन और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। स्पेन में और बारिश की आशंका की वजह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।